हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम एक यात्रा वृत्तांत को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लहासा की ओर। पर इससे पहले कि हम अपने चैप्टर की शुरुआत करें, क्या आपने कभी सोचा है कि एक यात्रा वृत्तांत होता क्या है और यात्रा वृत्तांत हम किसे कहते हैं? तो आइए बच्चों, इन सारी चीजों को हम जानेंगे, समझेंगे और साथ ही साथ पाठ को भी पढ़ेंगे। तो पहले ना, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम चैप्टर को कैसे शुरू करने वाले हैं। तो जैसा आपको पता है, हम हमेशा से चैप्टर के अंदर ना सबसे पहले बात करते हैं कि लेखक परिचय की, यानी कि चैप्टर का राइटर कौन है, उसका जो साहित्यिक महत्व है वो क्या है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पाठ परिचय की, यानी कि पाठ के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है और उस पाठ का महत्व क्या है, और फिर पढ़ेंगे हम पाठ का सारांश, और सबसे अंत में हम पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर। पर इससे पहले मैंने आपसे एक चीज पूछी थी कि यात्रा वृत्तांत क्या होता है। तो चलिए बच्चों, समझ लेते हैं कि यात्रा वृत्तांत होता क्या है। देखिए, यात्रा वृत्तांत एक साहित्यिक विधा है जिस विधा के अंतर्गत जब भी कोई लेखक कहीं घूमने जाता है और वो जो जो चीजें देखता है, जो जो चीजें समझता है, उन सारी की सारी चीजों का वर्णन लिख कर करता है, और उसी ही लिखी हुई चीज को हम कहते हैं यात्रा वृत्तांत। अब यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए कोई बहुत बड़ा राइटर होना जरूरी नहीं है, कोई बहुत अच्छा साहित्यकार होना जरूरी नहीं है। आप भी बहुत सारी जगह घूमते होंगे, कभी पार्क जाते होंगे, कभी मंदिर जाते होंगे, कभी कोई अच्छी जगह जाते होंगे। तो वहां जो जो आप अच्छा देखते हैं, जो 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 अनुभूतियां आपको जागृत करती हैं, जो जो चीजें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, आप भी उन्हें लिख सकते हैं, और इस तरीके से आप अपना स्वयं का एक यात्रा वृत्तांत भी तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था यात्रा वृत्तांत का छोटा सा परिचय। मेरी तरफ से आपको होमवर्क है कि आपको यात्रा वृत्तांत अपने शब्दों में लिखना है। अब बढ़ते हैं हम पाठ की ओर, जानते हैं कि आज हम किस राइटर के बारे में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले ना हम बात करने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन जी के विषय में, जो कि इस पाठ लहासा की ओर के राइटर हैं, और इन्हें हिंदी साहित्य के अंदर यात्रा वृत्तांत का जनक माना जाता है। यानी कि ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यात्रा वृत्तांत की शुरुआत हिंदी में की थी। तो आइए जानते हैं इनके विषय में और खास बातें। तो बेटा, इनका जो जन्म था वो 1893 में इनके ननिहाल पंधा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जो पैतृक गांव था वो था कनेला, और इनका जो मूल नाम था ना बेटा, वो था केदार पांडे। ठीक है। इनकी जो शिक्षा थी वो अलग अलग शहरों में शुरू हुई थी। जैसे काशी में इनकी शिक्षा हुई, फिर वहां से ये आगरा आ गए, फिर आगरा से लाहौर में हुई आ गए। तो इस तरीके से इनकी जो सारी शिक्षा हुई वो घूमते हुए हुई, और इसी दौरान उन्हें ना जो घूमने का शौक लग गया कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह को देखना, चीजों को समझना। यहाँ जो शौक था ना उनको, वो पढ़ाई के दौरान ही लगा। फिर देखिए आगे क्या होता है। 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, यानी कि वो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं, बौद्ध पंथ को अपना लेते हैं, और उसी के हिसाब से जीवन जीना शुरू करते हैं। और तब से उनका नाम जो पड़ा वो पड़ा क्या? राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। उनका जो मूल नाम था ना वो था केदार पांडे, इस चीज को याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद इनका नाम पड़ा राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। अब राहुल जी का ये तो था एक प्रारंभिक परिचय। इसके साथ साथ हिंदी की दुनिया में इनका क्या योगदान था, भाषाओं की दुनिया में क्या योगदान था, तो वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए बेटा, राहुल जी ना पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि अनेक भाषाओं के जानकार थे। ठीक है। कोई भी जो साहित्यकार होता है ना, वो एक आध भाषा का जानकार बहुत कम होता है। लगभग लगभग 3 या 4 भाषाएं तो उसे कॉमनली आती ही हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अच्छा साहित्यकार हो, बड़ा नाम हो साहित्य की दुनिया में, और उसे 1 या 2 भाषाएं आती हों। क्योंकि ये देखा गया है कि अच्छा साहित्यकार होगा तो बहुत सारी चीज़ों को सीखता रहता है, और उसी क्रम में भाषाएं जो होती हैं वो सीखने की वृत्ति उसकी बढ़ जाती है, उसे बहुत सारी भाषाएं आती हैं। अब देखिए, राहुल सांकृत्यायन के विषय में अगर हम जाने तो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान तो था ही, और इसी ज्ञान के कारण इन्हें कहा जाता था महापंडित, यानी कि ज्ञानियों का ज्ञानी। पर देखिए आगे क्या होता है। उन्होंने जो जो उनका देहावसान होता है, यानी कि उनकी जो मृत्यु होती है वो होती है 1963 में, और इन्होंने कई विधाओं में रचनाएं की, यानी कि कई तरीके के साहित्य हमें आपकी कलम से देखने को मिलते हैं, कई उपन्यास देखने को मिलते हैं। ऐसी कोई विधा नहीं है जहां इनकी लेखनी चली ना हो। ठीक है। और इन्हीं के सम्मान में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था, जो आपको यहाँ पीछे दिखाई दे रहा होगा। तो बेटा, ये तो था लेखक का परिचय। अब बढ़ते हैं पाठ की ओर कि भाई पाठ के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पाठ के अंदर हम पढ़ने वाले हैं लहासा की ओर, यानी कि लहासा का यात्रा वृत्तांत। तो होता क्या है, एक बार हमारे प्यारे राहुल जी जो होते हैं ना, वो जाते हैं तिब्बत घूमने। और तिब्बत भी कैसे घूमने जाते हैं? एक भिक्षु के भेष में, यानी कि एक भिखारी के भेष में चले जाते हैं। कहाँ घूमने? तिब्बत घूमने। और वहां जो जो देखते हैं, जो जो समझते हैं, उन सारी चीजों को
यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखते हैं और यहीं से शुरू हो जाती है यात्रा वृत्तांत की कहानी। तो आइए समझते हैं क्या था भाई इस ल्हासा की ओर पाठ में राहुल सांकृत्यायन जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। बेटा ये प्रथम तिब्बत यात्रा का वृत्तांत है, जब वो पहली बार गए थे। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या है, जो उन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। अब देखो बेटा यहाँ ना एक झोल है, वो ये है कि 29-30 में हम गुलाम थे और अलग अलग तरीके की परिस्थितियां थी। तो इन परिस्थितियों का परिणाम ये था कि कोई भी भारतीय व्यक्ति सीधा तिब्बत नहीं जा सकता था। ठीक है, तो नेपाल के रास्ते होते हुए कहाँ गए, तिब्बत गए। और जब तिब्बत गए तो वहां लोगों से मिले, चीजों को जाना समझा और उसी पर उन्होंने लिखा अपना एक यात्रा वृत्तांत। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। तो देखिए उन्होंने ना यात्रा तो भिखमंगे के रूप में शुरू की थी, यानी कि एक भिखारी के रूप में शुरू की थी, और वो ल्हासा की तरफ गए थे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब क्या क्या होता है उनकी यात्रा वृत्तांत में, कौन कौन सी चीजें घटती हैं, वो हम जानेंगे पाठ के सारांश में। तो आइए बढ़ते हैं पाठ के सारांश की ओर। तो देखिए पाठ की जो शुरुआत होती है ना, वो इस बात से होती है कि राहुल जी बताते हैं कि भाई हम ना कलिंडोपोम का रास्ता खुला नहीं था। हम जिस रास्ते से गए थे ना, उस रास्ते का नाम था कलिंगडोपोम, जो खुला नहीं था। क्यों नहीं खुला था, क्योंकि उस टाइम ना वहां से आने जाने की किसी को परमिशन होती नहीं थी। फिर आगे देखिए क्या बताते हैं, नेपाल के जिस रास्ते से लेखक ने यात्रा की, उस रास्ते से नेपाल के साथ साथ भारत के लोग भी यात्रा किया करते थे। यह व्यापारिक व सैनिक रास्ता भी था। परिणाम स्वरूप इस रास्ते पर जगह जगह फौजी चौकियां व किले बने हुए थे। इस यात्रा में लेखक ने पाया कि तिब्बत में जाति पाति छुआछूत जैसी स्थितियां नहीं थीं। चोरी की संभावना होने के कारण कोई भिखारियों को घर में नहीं घुसने देता था, लेकिन भिखारियों के अतिरिक्त कोई अपरिचित भी घर के अंदर आ जा सकता था। आवश्यकता होने पर वह अपने पास से चाय की चलिए, तो बेटा यहाँ होता है क्या है कि अगर आपको जरूरत है, आवश्यकता है, तो अपने पास से आप चाय दे सकते हैं महिलाओं को। और महिलाएं जो उस जगह की थी, यानी कि तिब्बत की जो महिलाएं थी, वो क्या करती थी कि भाई आपको चाय वापस पका के दे देंगी, तो आप चाय पी सकते थे। तो इस तरीके से ना उन्होंने ये बताया है कि उस समय तिब्बत की क्या भौगोलिक स्थिति थी और क्या सामाजिक स्थिति थी। तो भौगोलिक स्थिति बताते हुए उन्होंने ये बताया है कि भाई कोई सीधा रास्ता नहीं था, लोगों को नेपाल के रास्ते से आना पड़ता था। फिर उन्होंने सामाजिक स्थिति बताई कि वहाँ छुआछूत नहीं थी, जाति पाति की कोई व्यवस्था नहीं थी, औरतें जो थी वो पर्दा नहीं किया करती थीं। फिर उन्होंने आगे इसी चीज को करते हुए बताया कि भाई सभी लोग सभ्य थे, आना जाना लोगों का, लोगों से मिलना जुलना बहुत ही सरल था। पर एक चीज का भय लगा रहता था कि भाई कोई ऐसा ना हो, कोई भिखारी हो तो हमारे घर से कोई चीज चुरा कर ना ले जाए। इस चीज का खटका बना रहता था। इसीलिए क्या किया जाता था कि जब भी कोई भिखारी आ जाता है, या कोई भिखारी जैसे दिखने वाला व्यक्ति आ जाता है, तो उससे लोग सावधान हो जाते थे। पर सरल इतने थे कि भाई आप अपने पास से भी चाय दे सकते हैं कि भाई चाय बना दीजिए, और उस घर की जो महिलाएं होती थीं, उस घर की जो बहुएं या जो सासुएं होती थीं, वो आपको चाय बनाकर पिला देती थी। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी जो पहले पेज में है वहां की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि आगे भाई क्या होने वाला है। देखिए लेखक के साथ उनके मित्र मंगोल भिक्षु सुमति भी साथ थे। सुमति लेखक को यात्रा के दौरान मिले थे। पहले उनका नाम लोब्ज टोक था। बहुत खतरनाक नाम है भाई, लोब्ज टोक नाम था। सुविधा के लिए लेखक ने उन्हें सुमति नाम से पुकारा। सुमति की जान पहचान होने के कारण उन्हें रहने की अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद जब वे इसी रास्ते से वापस लौटे तो उन्हें रहने के लिए बेहतर स्थान नहीं मिला, क्योंकि वे भद्र यात्री के वेश में थे। अब भैया यहाँ एक शब्द आया है, पहले इस शब्द का अर्थ समझ लो कि भद्र यात्री होता क्या है। देखो भद्र मतलब होता है जो दिखने दिखाने में थोड़ा सा अच्छा दिखे, यानी कि सभ्य दिखे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना हैंडसम स्मार्ट, उसी को शुद्ध हिंदी में कहते हैं भद्र पुरुष। ठीक है, तो यहाँ एक शब्द प्रयोग में आया था भद्र। इस शब्द का प्रयोग आजकल कम देखने को मिलता है, पर एक बेहतरीन शब्द है। साहित्य की दृष्टि से शब्द को आपको जानना चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है कि भाई लेखक जब यात्रा कर रहे होते हैं तो इन जनरल यही होता है कि जब भी हम किसी ऐसी जगह यात्रा करते हैं जहां हमारा कोई परिचित नहीं है, तो हम किसी न किसी के सहारे यात्रा करते हैं। कोई मित्र हमारा होता है, कोई हमारा गाइड होता है, कोई हमारा दोस्त होता है। तो उनके भी एक मित्र थे जिनका नाम था सुमति, और सुमति का जो ओरिजिनल नाम था वो था लोब्ज टोक। तो ये बेटा एक तिब्बती नाम है, तो इसलिए थोड़ा सा अटपटा लगेगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि भाई जो हमारे सुमति जी होते हैं ना,
उनकी जो मित्रता होती है वो पूरे क्षेत्र में होती है, सबसे अच्छे अच्छे व्यवहार होते हैं, और इन्हीं अच्छे व्यवहारों के कारण हमारे लेखक को बड़ी ही आसानी से रहने के लिए जगह मिल जाती है, और सुमति के व्यवहार के कारण उनकी जो यात्रा होती है वो भी सरल होती जाती है। फिर लेखक महोदय ये बताते हैं कि भाई जब सुमति था तब तक तो सब ठीक था, पर जब बाद में मैंने 5 साल बाद जब यात्रा करी तो मुझे रहने के लिए जगह ही नहीं मिली, एक छोटे से झोपड़े में मुझे रात बितानी पड़ी। और वो बताते हैं कि शायद ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं भद्र वेश में था। अब भद्र वेश यानी कि हैंडसम, एकदम लग रहे होंगे कि भाई स्मार्ट हीरो टाइप आदमी है, तो लोग फिर थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं। अब जबकि इसके विपरीत जब उन्होंने 5 साल पहले यात्रा करी थी तब वो एक भिखारी के भेष में यात्रा कर रहे थे। तो बेटा यहाँ एक चीज और देखने को मिलती है कि तिब्बत पर बौद्ध भिक्षुओं का प्रभाव यानी कि बौद्ध मत का प्रभाव बहुत अधिक है, और आज भी वहाँ जो है वो बौद्ध मत का प्रचलन है। तो वहाँ ना एक चीज ये भी हो सकती है कि जब वो यात्रा कर रहे थे तो बौद्ध वेश में यात्रा कर रहे थे, तो उन्हें लोगों ने सम्मानवश भी अच्छा स्थान दिया होगा क्योंकि वो बौद्ध भिक्षुओं के साथ यात्रा कर रहे थे। पर शायद हो सकता है कि बाद में अकेले यात्रा कर रहे हो तो उन्हें उस तरीके से सम्मान ना मिला हो। अब देखिए भाई इस आगे क्या होता है। राहुल व सुमति को थोड़ला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे अधिक खतरे का स्थान है। समुद्र तल से 16-17 हजार की ऊंचाई होने के परिणाम स्वरूप दोनों ओर गांव नहीं था। यह स्थान डाकुओं के छुपने का स्थान है। परिणाम स्वरूप यहाँ अक्सर खून हो जाते हैं। लेखक व उनका मित्र भिखारी के भेष में थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने हत्या का डर नहीं था। डांडे की चढ़ाई घोड़े से की। उतरते समय लेखक का घोड़ा पीछे रह गया। उसके बाद उनका घोड़ा रास्ता भी भटक गया। गलत रास्ते पर बहुत दूर जाने के बाद उन्हें किसी से पता चला कि उन्हें दाहिनी तरफ जाना था। परिणाम स्वरूप लेखक को पहुंचने में बहुत देर हो गई थी। सुमति लेखक पर पहले से बहुत नाराज हुए, फिर लेखक की बात सुनने के बाद उनका गुस्सा ठंडा हो गया। लड़कोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे। अच्छा यजमान मिले, पहले चाय सत्तू खिलाया, फिर रात को गर्मा गर्म थुक्का मिला। अब देखो भैया होता यह है कि दोनों दोस्त कौन कौन, हमारे लेखक जिनका नाम है राहुल सांकृत्यायन और सुमति, दोनों को थोड़ला पार करना था। ठीक है, एक उस स्थान का नाम है जो वहां इनको जाना था। ठीक है, और डांडे में सबसे अधिक खतरा कहाँ था भाई, वहां के जो स्थान थे यानी कि जो पहाड़ ये चढ़ने वाले थे वहां सबसे अधिक खतरा था। उसके दो कारण थे, क्योंकि भैया बहुत ज्यादा ऊंचाई पर था और बहुत ऊंचाई पर गांव नहीं बसते हैं। ये चीज तो आपको पता ही होगा कि ज्यादा ऊंचाई पर लोग बसना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो वहां दोनों तरफ गांव नहीं थे। अब दूसरा संकट ये था कि भाई पहाड़ पे तो जा ही रहे हैं, दूसरा संकट था चोर उचक्कों का, डाकुओं का, कि भाई ऐसा ना हो कि कोई हमको लूट ले, क्योंकि वहां ये प्रसिद्ध था कि जो डाकू हैं वहां छुप कर रहते थे, क्योंकि पुलिस प्रशासन उस समय उतना सक्रिय नहीं था और उस जंगल में कौन ही जाएगा। तो इसका फायदा खूब डाकू उठाया करते थे और लोगों को लूट लिया करते थे। लूटना तो अलग बात है, लूटा तो लूटा और मार भी डाला करते थे। तो लोगों के अंदर ये भावना आ गई थी, ये प्रसिद्ध हो गया था उस क्षेत्र में कि भाई यहाँ के जो डाकू हैं वो लूट लिया करते हैं। पर हमारे लेखक और स्मार्ट निकले कि भाई भिखारी का वेश बनाया, और जहां भी किसी व्यक्ति को देखा कि ये डाकू जैसा दिख रहा है तो उससे कहने लगे दे दो कुछ दे दो, मांगने उससे मांगने लगे। तो इस तरीके से वो अपना वेश छुपाते हैं और डाकुओं से निश्चिंत हो जाते हैं। पर दूसरी दिक्कत थी चढ़ाई करने की, कि भाई 16,000 आपको ऊपर चढ़ना है। ठीक है, तो इतनी ऊंचाई पर आप कैसे चढ़ेंगे, और फिर चढ़ तो गए, फिर जब लौट कर आएंगे तब। तो इसी क्रम में होता यह है कि लेखक चढ़ तो जाते हैं पहाड़ की चोटी पर जब लौटते हैं तो उनका जो घोड़ा होता है वो पीछे हो जाता है, क्योंकि घोड़ा बड़ा सुस्त होता है। और जब लेखक पीछे हो जाते हैं तो क्या होता है कि एक मोड़ आता है जिस पर उन्हें दाईं तरफ मुड़ना था, पर होता यह है कि वो बाईं तरफ मुड़ जाते हैं, और जब गलत मोड़ ले लेते हैं तो भाई रास्ता भटक गए और इसमें बहुत सारा समय खर्च हो जाता है। और आगे जो ना सही रास्ते पर होता क्या है कि सुमति उनका इंतजार कर रहे होते हैं, और जब लेखक लौट कर आते हैं सही रास्ते पर तो सुमति भाई उनसे बड़े खफा हो जाते हैं कि यार तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, बताओ मैंने 2 बार चाय गर्म कर दी है, अब तुम अब आ रहे हो, तब कैसे चाय पियेंगे। तो इन सारी बातों को सुमति कहते हैं, और फिर लेखक भी बड़े मुस्कुरा कर कहते हैं कि भाई मेरी क्या गलती है, ये जो घोड़ा है ना ये बहुत ही स्लो चलता है, ये तो बिल्कुल आलसी घोड़ा है। इस तरीके से कहकर वो बात को रफा दफा करते हैं, और दोनों लोग ना
आगे चल देते हैं अपने रास्ते पर। अब देखिए आगे क्या होता है। इनको ना एक यजमान मिलता है, यानी कि एक सहारा मिलता है जो बहुत ही अच्छा आदमी होता है। वो उन्हें ना सत्तू खिलाता है, फिर बाद में थुक्का देता है पीने के लिए। अब यहाँ एक चीज समझ लो बेटा, हर क्षेत्र का खाने पीने के लिए अलग अलग तरीके का व्यंजन आपको मिलता है। जैसे यहाँ थुक्का शब्द आया, तो वहां ना बेटा एक तरीके का खाद्य पदार्थ होता है, एक तरीके का पेय पदार्थ होता है, ठीक है। तो वो पहाड़ों पर इसका प्रचलन ज्यादा होता है, तिब्बत के अंदर। अब देखिए आगे क्या होता है। अगले दिन वे टिटरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरे टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम तिडरी समाधि गिरी था। आसपास के गांव में सुमति के जान पहचान के लोग थे, जिनसे सुमति मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें लहासा पहुंचकर पैसे देने का लालच देते हुए उनसे मिलने जाने को मना कर दिया। सुमति मान गए और लेखक के साथ आगे बढ़ने लगे। तो देखो बेटा, होता यह है कि हमारे जो लेखक महोदय थे वो तिडरी के मैदान में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि भाई ये तो बहुत ही सुंदर जगह है, भाई पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू जैसा है, ये उनके मन में ख्याल आता है। फिर आगे क्या होता है कि भाई जब आगे बढ़ जाते हैं और उसी जगह का एक स्थान मिलता है उन्होंने, और उस स्थान का नाम होता है क्या, टिडरी समाधि गिरी। तो बेटा ये जो स्थान होता है ये महत्वपूर्ण होता है, और इसी का दर्शन करने के लिए वो वहां जाते हैं। जब वहां से लौट कर आते हैं तो सुमति की बहुत जान पहचान होती है। सुमति सोचते हैं कि जिनसे मेरी जान पहचान है उनसे मैं मिल के आ जाऊं, ठीक है। उनके लिए जो बोध गया से मैं गंडा लेकर आया था वो उन्हें बांध दूं। पर जो लेखक होते हैं ना वो बहुत ही समझदार होते हैं और कहते हैं कि नहीं यार अभी मत जाओ, तुम जा रहे हो उससे तुम्हें कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, मेरे साथ चलो लहासा तक, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और ये लेखक इसलिए करते हैं कि भाई उन्हें पता रहता है कि अगर सुमति जाएगा मिलने के लिए तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और इतना टाइम लग जाएगा कि मेरी यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए लेखक क्या करते हैं कि सुमति को थोड़ा सा लालच दे देते हैं और सुमति भी मान जाते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है इसी के अंदर। देखिए लेखक अपने वृतांत में बताते हैं कि तिब्बत की जमीन जागीरदारों में बटी हुई थी। इन जागीरदारों का अधिकतर हिस्सा मठों के हाथों में था। जागीरदार कुछ खेती खुद करते, जिसके लिए उसे मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते। वहां एक मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी थीं, जिसे लेखक पढ़ने बैठ गए। इसी दौरान सुमति अपने परिचितों से मिलने जाना चाहते थे। इस बार लेखक ने उन्हें नहीं रोका। लेखक को लगा सुमति बहुत समय बाद लौटेंगे, लेकिन सुमति दोपहर तक ही लौट आए। टिडरी वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और वहां से विदा ले लिया, ठीक है। तो भैया ये था यात्रा वृत्तांत। अब यहाँ ये होता है कि भाई वहाँ के कल्चर के बारे में बताते हुए, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताते हुए लेखक लिखते हैं कि वहाँ ना जमींदारी प्रथा का चलन था, ठीक है। यानी कि जो जमीनें थी वो जागीरों में बटी हुई थी, और इन जागीरों का बहुत मोटा हिस्सा जो था वो बौद्ध मठों के पास भी था। वहाँ जो वो हुआ करते थे बौद्ध भिक्षु, वहां ना खेती में भी भाग लिया करते थे कि भाई मठ की तरफ से एक बौद्ध भिक्षु जाएगा और खेती में भाग लेगा। और भाई इस खेती में भाग लेने के लिए उन्हें मजदूर जो मिल जाया करते थे, काम करने वाले जो मिल जाया करते थे, वो बेगारी के तौर पर मिलते थे। और इस तरीके से जो काम किया करते थे उनके लिए जो भिक्षु हुआ करता था वो राजा के समान हुआ करता था, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने वहाँ की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है। अब आगे वो ये बताते हैं, ठीक है, कि वहां ना 103 हस्तलिखित पोतियां थी, ठीक है। वो भी किस चीज की, बौद्ध वचन की। यानी कि बुद्ध ने जो जो बातें कही थी उन सभी बातों को तिब्बती भाषा में हाथों से लिखकर पोथियां बना ली गई थी। हर पोथी का जो वजन था ना वो बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो इस तरीके से भाई हमारे जो लेखक महोदय थे वो पढ़ने लिखने के शौकीन तो थे ही, और जैसे ही उन्हें पोथियां दिख जाती हैं तो वो उन पोथियों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनको पढ़ने में रुचि लेने लगते हैं। इसी बीच सुमति सोचते हैं कि भाई जब ये पढ़ ही रहे हैं तो मैं थोड़ा सा घूम घाम लूँ। तो वो पूछते हैं लेखक महोदय से सुमति जी कि भाई क्या मैं घूमने जा सकता हूँ। तो लेखक भी कहते हैं कि हाँ हाँ घूम आओ। तो जब तक ये पढ़ते रहते हैं जब तक लेखक भी घूम के आ जाता, सॉरी सुमति भी घूम के आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता यह है कि सुमति के आ जाने पर और लेखक पोथियां जब तक पढ़ ही रहे होते हैं दोनों का काम खत्म हो जाता है और दोनों वापस चल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ ना बेटा एक चीज और है, पोथियों को यहाँ नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये कभी ना कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों,
बढ़ते हैं आगे अगले क्रम की ओर। और यहाँ ना देखो लहासा की ओर से ना आपको ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, क्योंकि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो इस तरीके से है कि आपको दो चीजें आने वाली हैं। पहला तो किसी भी पार्ट से आपको एक गद्यांश हल करने के लिए आएगा, और फिर उसी पार्ट से आपको दो प्रश्न बहुविकल्प के रूप में भी आएंगे। ये हमारा एग्जाम पैटर्न है। तो उसी को फॉलो करते हुए आइए हम यहाँ से देखते हैं कॉन्सेप्चुअल वाइज की कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी अवधारणाएं हैं जो हमसे बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती हैं। इसी क्रम में जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, लहासा की ओर नामक पाठ के लेखक का नाम क्या है। ठीक है, तो देखो भैया क्या नाम है। ऑप्शन हमारे सामने है। ऑप्शन ए है देवदत्त, ऑप्शन बी है सुमति, ऑप्शन सी है राहुल सांकृत्यायन, और ऑप्शन डी है प्रेमचंद। तो बेटा जो हमारा उचित उत्तर है वो है ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन, क्योंकि इन्हें ही घूमने का शौक था और ये ही सुमति से मित्रता करके लहासा की ओर जाते हैं, यानी कि लहासा घूमने जाते हैं। ठीक है, तो विकल्प क्रमांक सी यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। तो देखिए हमारा प्रश्न में हमसे पूछा गया है, लहासा की ओर नामक पाठ में लेखक के मित्र का क्या नाम है। विकल्प है ए राहुल सांकृत्यायन, बी है निमसे, सी है वज्रभट्ट और डी है सुमति। तो बेटा जो उचित उत्तर है वो है सुमति। लेखक के जो मित्र का नाम था वो था सुमति। ठीक है, वही जो है ना वो इनकी यात्रा में सहयोग करता है इन्हें। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न इस प्रकार से है, लेखक में किस वेश में दोबारा यात्रा की। तो देखो यहाँ ना एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ लेखक ने होना था। लेखक ने किस वेश में दोबारा यात्रा की। तो विकल्प क्रमांक ए यानी कि ऑप्शन ए है भद्र वेश में, ऑप्शन बी है भिखारी के वेश में, ऑप्शन सी है राजा के वेश में, ऑप्शन डी है साधु के वेश में। तो यहाँ बेटा एक बात समझ लो बहुत अच्छे से, लेखक ने यात्रा जब की थी, पहली बार यात्रा की थी, तो किसके वेश में की थी, भिखारी के वेश में। ठीक है, लेकिन जब उसने दोबारा यात्रा की थी, वो बताता है अपने यात्रा वृतांत में कि जब मैंने दोबारा यात्रा की 5 साल बाद, तो मुझे रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली क्योंकि मैं भद्र वेश में था। तो जो दोबारा यात्रा की थी ना उसने की थी भद्र वेश में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। बेटा इस चीज को याद रखना। ठीक है, इस तरीके से बहुत बारीकी से ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं जिनको बहुत ध्यान से हल करना होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न है, कंजूर क्या है। ठीक है, या कंजूर क्या है। तो बेटा कंजूर ना, अब पहले तो सबसे पहले देख लेते हैं विकल्प कौन कौन से यानी कि ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है एक पेय पदार्थ, ऑप्शन बी है एक खाद्य पदार्थ, ऑप्शन सी है बुद्ध वचन के ग्रंथ, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा कंजूर कहते हैं बुद्ध वचन के हस्तलिखित ग्रंथों को। जो भी चीजें उस समय लिखी गई थी उनको एक ग्रंथ के रूप में संग्रहित कर लिया गया, और तिब्बती में कंजूर उसी चीज को कहते हैं। ठीक है, यानी कि बुद्ध के वचनों से जो ग्रंथ संग्रहित हुए उन्हें ही कहते हैं कंजूर। तो हमारा जो उचित उत्तर होगा ना वो होगा बुद्ध वचन के ग्रंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये थे ऑब्जेक्टिव। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक और ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर 5 में, लेखक क्यों रास्ता भटक गया था। अब यहाँ देख लीजिए भाई विकल्प कौन कौन से हैं। तो उसका ध्यान यात्रा पर नहीं था। विकल्प क्रमांक 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी है उसने गलत मोड़ ले लिया था, ऑप्शन नंबर सी है वह दुर्ग देखने लगा था, ऑप्शन नंबर डी है वह डर गया था। तो भाई उचित उत्तर क्या है, हमारा उचित उत्तर है कि उसने गलत मोड़ ले लिया था। जब वो पहाड़ से उतर रहा था ना तो उसने गलत मोड़ ले लिया था, उसने एक रॉन्ग टर्न ले लिया था और वो बहुत दूर निकल जाता। फिर बाद में उसे पता चलता है कि भाई उसे जिस रास्ते पर जाना था वो रास्ता वो पीछे छोड़ आया, तो वो लौटता है और इस चीज में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। इस बात से सुमति गुस्सा हो जाता है। ठीक है, तो बेटा ये थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर कि ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और पाठ में हमें से पूछे गए, यानी कि पाठ में हमसे पूछे गए। तो देखिए इसी क्रम में पहला प्रश्न ये है, होडला के पहले आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों। अब भाई इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। तो उत्तर बिल्कुल सा साधारण बात है भाई कि सुमति के अच्छे संबंध थे। भाई उनके जो मित्र के संबंध थे वो बहुत ही अच्छे थे, सुमति को सारे लोग जानते थे, इसलिए सुमति के व्यवहार के कारण राहुल जी को बहुत अच्छी जगह रहने के लिए मिल जाती है। पर अगली बार जब वो यात्रा करते हैं तो भाई उन्हें ये जो व्यवस्था होती है वो नहीं मिल पाती है। तो इसी का जो मुख्य उत्तर था वो इस प्रकार से था। अब समझ लो भाई इस प्रश्न का उत्तर लिखना कैसे है। तो देखो राहुल जी के मित्र सुमति की यहाँ
लोगों से अच्छी जान पहचान होने के कारण भिखमंगों के वेश में रहने के बावजूद भी उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई, परंतु दूसरी बार यात्रा के समय जानकारी न होने के कारण भद्र यात्री के वेश में आने पर भी उन्हें रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। उन्हें गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरने को स्थान मिला। ऐसा होना बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर करता है, क्योंकि शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम लोग होश हवास को दुरुस्त रख पाते हैं। बेटा होता यह है कि इसका जो उत्तर है ना, इस उत्तर में बताया गया है कि भाई पहला कारण तो ये था कि भैया सुमति के व्यवहार बहुत अच्छे थे लोगों से, इसलिए उसके व्यवहार के कारण राहुल जी को अच्छी जगह रहने मिलता है। अब दूसरी बार ये होता है कि राहुल जी भद्रवेश में घूम रहे होते हैं, पर लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि ये सुमति के मित्र होते हैं, तो इन्हें गरीब व्यक्ति के झोपड़े में रहने को मिलता है। फिर आगे ये भी बात है कि भाई ये सारी चीजें उनके मनोभाव पर भी डिपेंड करती है कि भाई छड़ पीकर कौन ही होश में रह पाता है। ठीक है, छड़ एक तरीके का पेय पदार्थ होता है, जैसे एक जो मादक पेय पदार्थ होता है उस कैटेगरी के अंदर इसको लिया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते बेटा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। ठीक है, अब किस प्रकार का भय बना रहता था ये समझ लो कि भाई उस समय जो था तिब्बत में कोई भी हथियारबंदी का कानून नहीं था। वहां के जो लोग थे ना वो डाकुओं के आतंक से बड़े त्रस्त थे, तो इसीलिए वो खुद हथियार लेकर घुमा फिरा करते थे। हथियार लेकर घूमना एक सामान्य सी बात थी, क्योंकि वहां डाकुओं का जो प्रभाव था वो बहुत ज्यादा था। तो वहां के जो लोग थे ना अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कि डाकू हमें लूट ना लें, डाकू हमें कहीं मार ना डालें, इस चीज से बचने के लिए वो हमेशा हथियार लेकर चला करते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है, लेखक डकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया। तो भैया उसका जो ना एक बहुत साधारण सा आंसर ये है कि होता क्या है कि लेखक जो होता है वो कर रहा होता है पहाड़ से उतारी की तैयारी और पहाड़ से उतरता रहा है। इसी क्रम में होता क्या है, जो उसका घोड़ा होता है वो बड़ा ही स्वस्थ होता है, तो धीरे 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 वो घोड़े से उतरता है। और होता यह है कि जब घोड़ा धीरे 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 उतर रहा होता है तो उसके जो और साथी वो आगे निकल जाते हैं, और जब साथी आगे निकल गए तो अब एक मोड़ आता है और लेखक जो है वो गलत मोड़ ले लेता है, यानी कि उसको दाहिने मुड़ना रहता है पर वो बाएं मुड़ जाता है, और इसी गलतफहमी में उसका बहुत सारा समय नष्ट हो जाता है और वो रास्ता भी भूल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। अब लिखना कैसे ये भी देख लीजिए। तो देखिए लिखेंगे आप ऐसे, लेखक लकोर के मार्ग में अपने साथियों से पिछड़ गया जिसके कारण निम्नलिखित है। अब भाई कौन कौन से कारण है ये भी निम्नलिखित है। लेखक महोदय का घोड़ा बहुत सुस्त था, जिस कारण वह अपने अन्य साथियों के साथ नहीं चल पा रहा था, एवं लेखक डांडे से नीचे उतरते समय रास्ता भटक गया। 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया था, उसे वहां से वापस आना पड़ा। तो भाई होता यही है कि भाई उतरते समय रास्ता भूल जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे बेटा अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न इस प्रकार से है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो भैया इसका उत्तर बहुत साधारण है कि लेखक जो थे यानी कि राहुल जी जानते थे कि शेखर विहार में सुमति के बहुत सारे यजमान रहते हैं, और उनके पास अगर सुमति जाएगा तो बोध गया से जो गंडों के नाम पर उनसे कपड़े का गंडा देगा और उनसे दक्षिणा वसूल करेगा। इस काम में हफ्तों का समय लगा देगा। देखो पैसे का लालच सबको आता है, तो उनको भी ये पता था कि भाई ये गंडा लेकर आया है और ये अपने यजमानों के पास जाएगा तो बहुत सारा समय लगा देगा, क्योंकि उसको बहुत सारा पैसा चाहिए, तो इस लालच में समय तो लगेगा ही, और अगर इतना समय लगेगा तो मेरी यात्रा कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी, यानी कि मेरी जो यात्रा है वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो इसलिए उन्होंने उसको मना कर दिया था। ठीक है, पर आगे ये होता है कि जब आगे वो निकल जाते हैं और देखते हैं कि वहां पहुंचने के बाद फिर से सुमति पूछता है कि मैं चला जाऊं, तो बोलते हैं हाँ चले जाओ, क्योंकि उन्हें पढ़ने के लिए किताबें मिल जाती हैं, बुद्ध के जो हस्तलिखित ग्रंथ होते हैं वो उन्हें मिल जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई जब तक ये घूम के आएंगे तब तक मैं पढ़ लूंगा। पर होता उससे भी अच्छा है कि भाई जो सुमति होता है वो जल्दी लौट कर आता है। ठीक है, तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो बेटा इस प्रश्न का उत्तर ना हमेशा पॉइंटर्स में बना के लिखना, क्योंकि एक साथ सारी कठिनाइयों का वर्णन आप पैराग्राफ में उस तरीके से कर नहीं पाएंगे, उस तरीके से निखार नहीं आ पाएगा उत्तर में, पर इस तरीके से पॉइंटर बना के करेंगे ना तो सारी बात आप स्पष्ट तरीके से कह पाएंगे और नंबर भी अच्छे खासे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, देखो बेटा पॉइंटर मेथड का इस्तेमाल वहां किया करो, पॉइंटर्स में वहां उत्तर लिखा करो जहां पैराग्राफ में आप उत्तर बहुत अच्छे तरीके से बता ना पाओ। ठीक है,
क्योंकि हर चीज पैराग्राफ में आप बता पाओ ये संभव नहीं हो पाता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई भी उत्तर पैराग्राफ के अंदर आप नहीं अच्छे से बता पाएंगे तो सीधा सीधा पॉइंटर डाल दें कि इस प्रश्न का उत्तर निम्न तथ्यों पर विचारणीय है, पॉइंटर नंबर 1 2 3 4 ऐसा करके आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी क्रम में कौन कौन से कारण थे। तो प्रमुख कारण क्या है भाई, लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान न मिलना। भाई होता क्या है कि यात्रियों को उचित स्थान नहीं मिलता। फिर दूसरी दिक्कत क्या आती है कि रास्ते में चोर डाकुओं का भय होता है कि भाई चोर डाकू यहाँ लोगों को मार डालते हैं और ऊंचाई से भी उन्हें भय लगता है। फिर आगे क्या होता है, लेखक का भूलवश रास्ता भटक जाना, यानी कि हमारे जो लेखक महोदय हैं वो रास्ता भटक जाते हैं और इतना भयंकर रास्ता भटकते हैं कि बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। फिर सबसे अंतिम जो वो है कारण वो है भैया ये कि तेज धूप होने के कारण उन्हें रास्ता तय करने में परेशानी होती है, उन्हें दिक्कत होती है कि मैं अपना रास्ता कैसे तय करूं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है भैया, तो अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो अब देख लेते हैं भैया उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। देखो बेटा होता ये है कि इस यात्रा वृत्तांत से हमें ये पता चल जाता है कि उस समय का जो तिब्बती समाज था वो बहुत ही शिष्ट और सभ्य था, क्योंकि वहां देखिए होता क्या है कि पर्दा प्रथा नहीं थी। ठीक है, और महिलाएं जो थी वो अजनबियों को भी चाय बनाकर दे सकती थी। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चलता है कि वहाँ की जो स्थिति थी वो ठीक ही थी, सामाजिक स्थिति थी जो ठीक थी। अपराध कम होता होगा वहाँ। ठीक है, तभी वहाँ के जो लोग हैं ना वो अनजान लोगों को घर आने जाने की अनुमति दे दिया करते थे। ठीक है, बस वहाँ भिखारियों का जो निम्न स्तर के जो भिखारी होते हैं उनका आना जाना थोड़ा सा संदेहास्पद था, क्योंकि उनको चोरी का खटका हमेशा लगा रहता था। ठीक है, फिर पुरुष वर्ग शाम के समय छक पीकर मदहोश रहते थे, वे गंडों पर अधिक विश्वास रखते थे, समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। तो भाई ये तो होता ही रहता है कहीं ना कहीं। देखो ग्रामीण समाज में ये सारी चीजें कॉमन होती हैं, जब भी गांव बसेंगे तो थोड़ा बहुत अंधविश्वास हो ही जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर भी हमने जाना। अब बढ़ते हैं आगे। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है। लेखक पुस्तक को पढ़ने में रम गया था, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया था, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो बेटा इस विकल्प का ना जो उचित उत्तर है वो है विकल्प क्रमांक का, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। भाई होता ये है कि जब भी हम किसी चीज में रम जाते हैं, कोई भी चीज हमें अच्छी लगने लगती है, तब उस चीज के लिए एक मुहावरा बोला जाता है कि मैं और वो एक ही हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी बात को अर्थ लेकर उन्होंने कहा कि लेखक पुस्तक के पढ़ने में रम गया था। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार से है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले, इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। अब देखिए भैया किन किन सी हमसे सुमति की विशेषताएं पूछी गई हैं। तो भाई पहली विशेषता तो यही है कि वो बहुत मिलनसार था, और अगर मिलनसार ना होता तो इतना सारा व्यवहार कैसे मिलता, उससे हर गांव में अपने परिचित लोग कैसे मिल रहे होते। तो इससे तो ये पता चलता है कि भाई उसकी अच्छी खासी जान पहचान थी। फिर दूसरी बात ये पता चलती है कि भाई उसकी सहयोग प्रवृत्ति भी अच्छी थी, वो लोगों को सहयोग भी किया करता था, इसीलिए वो लेखक के साथ यात्रा करने आया था। और सबसे अंत में ये भी पता चलता है कि सुमति की जो है ना वो बौद्ध धर्म में बड़ी ही गहरी आस्था थी। ठीक है, तो इस तरीके से सुमति के व्यक्तित्व की विशेषताएं हमें पता चलती हैं। अब बढ़ते हैं बेटा आगे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार विचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित है, विचार व्यक्त करें। अब बेटा इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं, उपरोक्त कथन पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो देखो इस प्रश्न को दो तरीके से पूछा जा सकता है। अब इसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है ये भी समझ लो। तो देखो बिल्कुल सरल उत्तर है, संसार का व्यवहारिक सत्य यही है कि हमारे आचार विचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। लोग अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदा पहनावा देखकर या गंदे कपड़े देखकर उससे दूर भागते हैं। लेखक भिक्षु वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मान पूर्वक अपनाएगा। अब देखो यहाँ तो था बेटा पाठ का भाग, अब अपने मन के विचार व्यक्त करना है। तो जब भी ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो वहां छोटा सा पैराग्राफ चेंज कर लिया करो, उससे ये होता है कि
जांचने वाले को समझ में आता है कि कहाँ आप अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, कहाँ पाठ के विचार व्यक्त कर रहे हैं, और ये भी समझ जाता है जांचने वाला कि जो बच्चा है ना वो पढ़ लिख के आया है, वो बहुत मेहनत करके आया है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखना है। मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक असाधारण लोग साधारण वस्त्र पहनते हैं किंतु वे उच्च चरित्र के होते हैं, पूज्य होते हैं। तो देखो बेटा, बात वही है, हमेशा कपड़ा देख के व्यवहार नहीं करना चाहिए, यानी कि कौन व्यक्ति कैसा दिख रहा है, क्या पहन रहा है, क्या कर रहा है, इन सारी चीजों से अलग एक व्यक्तित्व और व्यक्ति का होता है जिसको कहते हैं गुण। यानी कि जिस व्यक्ति के गुण जैसे होते हैं वो व्यक्ति उस तरीके से हमें उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। पर ये सबसे बड़ी कमी है कि भाई हम गुण नहीं देखते, हम देखते हैं कि व्यक्ति दिख कैसा रहा है, और हमारी जो जीवन की प्रवृत्ति हो चुकी है वो इसी प्रकार की कि हम ज़्यादातर सेंस पर ही जीते हैं, यानी कि हमारी इंद्रियों पर ही जीते नहीं हैं। तो ये तो होना कॉमन ही होता है संसार में, लगभग लगभग ये हर जगह होता है कि जैसे आप दिखते हैं आपके साथ वैसा व्यवहार किया जाता है। फिर बाद में पता चलता है कि आपके गुण कैसे हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति दिखने में तो बहुत ठीक ठाक नहीं है पर बहुत ज़्यादा विद्वान हो जाता है, बहुत ज़्यादा विवेकी हो जाता है। तो इस तरीके से हमें सोच समझ कर व्यवहार करना चाहिए, हमेशा लुक्स को देखकर व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न है, यात्रा वृतांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहां की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। तो बेटा देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि तिब्बत कहाँ है। इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सरल है, ऐसे लिखोगे कि तिब्बत भारत नेपाल सीमा से लगता हुआ निकटवर्ती देश है। पहले वहां जाने पर प्रतिबंध था। यहाँ 18,000 फीट ऊंचे डांडे हैं, यानी कि पहाड़ हैं। ठीक है, ये डांडे नदियों के मोड़ और पहाड़ी की चोटियों के कारण बहुत ऊंचे नीचे हैं। यहाँ एक और हजारों बर्फ से ढके हुए श्वेत शिखर हैं, तो वही दूसरी ओर भीटे हैं जिन पर बहुत कम बर्फ रहती है। यहाँ विशाल मैदान भी हैं जो पहाड़ों से घिरे हैं। यहाँ दोहरी जलवायु एक साथ देखने को मिलती है। एक और सूर्य की ओर मुख करके चलने पर माथा जलता है, जबकि कंधे और पीठ बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं। यह स्थिति हमारे राज्य शहर से पूरी तरह भिन्न है। तो देखो बेटा, होता यह है कि तिब्बत में जहाँ ये यात्रा वृत्तांत लिखा गया है वो एक तरीके का पहाड़ी क्षेत्र है। तो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर ना गर्मी भी बहुत तेज पड़ती है और ठंडी भी बहुत तेज पड़ती है, क्योंकि पहाड़ पर ना सूरज की रोशनी आधे भाग पर पड़ती है, आधे भाग पर नहीं पड़ती है। तो यहाँ दोहरे तरीके का मौसम देखने को मिलता है। पहाड़ी स्थिति है तो बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे, तो अपेक्षाकृत यह बात समझ में ही आ जाती है कि जीवन कितना कठिन होगा वहाँ। ठीक है, पर ये सारी स्थितियां हमारे राज्यों में नहीं हो सकती, यानी कि जो उत्तर भारत है वहां ये सारी स्थितियां नहीं हो सकती, क्योंकि उत्तर भारत जो होता है ना वो मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अब यहाँ एक प्रश्न आपके लिए छोड़े जाता हूं मैं। भाई वो प्रश्न क्या है ये भी समझ लीजिए। यहाँ ना मैं आपको हमेशा ये काम करूंगा, हमारे सिलेबस में ना तत्सम तद्भव जैसे शब्द भी हैं कि भाई तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो इसी क्रम में मैंने ना एक नई चीज खोजी है कि मैं हमेशा क्लास के एंड में आपको एक शब्द देकर जाऊंगा। ठीक है, और उस शब्द का तत्सम तद्भव विलोम पर्यायवाची सारी चीजें आपको कमेंट करके बतानी है। तो बेटा इसी क्रम में ना एक शब्द मैं आपके लिए छोड़े जाता हूं। उस शब्द इस प्रकार से है, कुसुम। इस शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है। ठीक है, कि भाई इस शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, और क्या इस शब्द का कोई विलोम भी होता होगा। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको, कि पर्यायवाची क्या है, विलोम क्या है, ये दोनों चीजें आपको बतानी है। तो कमेंट करके बताइएगा। और बेटा ये था हमारा सेशन। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपकी कोई भी जिज्ञासा हो, किसी भी चीज को लेकर आपको कोई शंका हो, तो सारी शंकाओं का समाधान हम करेंगे, इसके लिए हम तैयार हैं। बस आपको करना ये है कि कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी शंका वहां व्यक्त कीजिए और समाधान पाइए। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।